अरे नहीं नहीं मोना, रुक जा, यहाँ मत कर, मैं कुछ देखती हूँ। अरे वो देख, वो क्या रखा हुआ है, कमोड जैसा लग रहा है। वो शौच करने के लिए यहाँ पे रखे होंगे, ताकि किसी का भी अगर रसोई में पेट खराब हो जाए तो इसमें शौच कर सकते हैं। चूल्हे में जो पीला पीला चीज था उसमें लगाती है, तभी उसमें से बड़ी ही गंदी महक छूटने लगती है। अरे बहू, इसमें से गूगू क्यों महक रहा है? शेठ कांतीलाल के 2 बेटियां थी, मोना और सोना। मोना और सोना मुकेश और सुजेश से प्यार करती थी, इसीलिए कांतीलाल उनकी बात मान लेते हैं और मुकेश और सुजेश से अपनी बेटियों की शादी करवा देते हैं। इस शादी से सभी कोई काफी खुश थे। वहीं मुकेश और सुजेश की माँ शिवानी देवी का भी शौक था कि वो अपनी बहुओं को पालकी में बैठाकर अपने घर लेके जाएं। उनका घर गांव में था, इसीलिए वो पहले से पालकी तैयार रखी थी। शिवानी देवी अपने बेटों की शादी करवा के अपनी बहुओं को पालकी में लेके जाते हैं गांव के रास्ते। शिवानी देवी और उनके दोनों बेटे आगे आगे जा रहे थे और पालकी धीरे धीरे पीछे आ रही थी। सभी कोई काफी खुश थे और इधर सोना और मोना दोनों पालकी में बैठे हुए थे। अरे सोना, काफी दूर का रास्ता है, मुझे तो काफी भूख भी लग गई है। अरे हाँ, पता है कि भूख भी लगेगी, इसीलिए तो पापा ने मुझे कुछ दिए हैं। अरे क्या, मुझे भी बताना। तभी सोना अपने पीछे से एक बड़ा सा टिफिन बॉक्स निकालती है। ये देख, टन टिफिन। पापा ने कहा है कि रास्ते में भूख लगे तो ये खा लेना, तुम्हारे पसंदीदा चीजें हैं। अरे निकालना, बड़ी भूख भी लगी है, अभी तो काफी समय भी लगेगा। अरे हाँ बाबा, निकालती हूँ। फिर सोना टिफिन खोलकर निकालती है तो पहले निकलता है पिज्जा। ये देखकर दोनों काफी खुश हो जाते हैं। अरे ये तो मेरा फेवरेट है, थैंक यू पापा। थैंक यू बाद में कहना, पहले निकाल के देना, भूख लगी है, खाती हूँ। फिर सोना और मोना दोनों मिलकर पिज्जा खाने लगते हैं। कुछ ही समय में पिज्जा सपाचट कर डालते हैं और वापस से टिफिन खोलते हैं। अब निकलता है मोमोज। अरे मोमोज देख के तो मुँह में पानी आ जा रहा है, जल्दी निकाल, जल्दी दे। फिर दोनों मिलकर मोमोज खाते हैं। कुछ ही समय में मोमोज भी सपाचट कर डालते हैं। अब निकलता है सैंडविच। अरे आधा पेट तो भर गया, अब लगता है सैंडविच खा के पूरा फुल हो जाएगा पेट। मजा आ गया खाकर, थैंक यू पापा, जो आपने मेरे लिए ये सब भेजा है। चल जल्दी सैंडविच खाते हैं। फिर सोना और मोना दोनों सैंडविच निकालते हैं और खाने लगते हैं। ऐसी धीरे धीरे पालकी आगे बढ़ती है और सोना और मोना खाते खाते जाते हैं। फिर सभी कोई घर आ जाते हैं। पालकी को घर में रखा जाता है। तभी शिवानी देवी धीरे धीरे पालकी के समीप जाती है और कहती है, अरे बहू, घर आ गया, अब पालकी से बाहर आ जाओ। फिर सोना और मोना दोनों पालकी से बाहर आ जाते हैं। अरे बहू, ये देखो, ये हमारा छोटा सा घर, अब चलो घर के अंदर चलते हैं। फिर सोना और मोना अपनी सास के साथ घर के अंदर की ओर जाने लगती है। शिवानी देवी सोना और मोना को किचन लेके आती है। अरे बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो कुछ अच्छा सा बनाना, ताकि हम तुम्हारी तारीफ करते रहे खाने की। ये कहते हुए सास शिवानी देवी वहाँ से चली जाती है और इधर सोना मोना। अरे सोना, सासू माँ ने तो कहा कुछ अच्छा सा बनाने के लिए, लेकिन हमें तो कुछ बनाना आता ही नहीं, तो क्या बनाए? हाँ मोना, तू तो सही कह रही है, लेकिन कुछ तो बनाना पड़ेगा। तभी वहीं पर एक प्लेट में कुछ समोसे रखे हुए थे। सोना मोना की नजर वहाँ पड़ती है। अरे मोना, वो देख समोसे। अरे हाँ, वही तो देख रही हूँ, काफी लालच भी आ रही है। एक काम करते, पहले समोसे खाते हैं, फिर दिमाग खुलेगा, फिर सोचते हैं क्या बनाया जाए। फिर सोना और मोना अपने लालच को नहीं रोक पाती है और सारे समोसे कुछ ही समय में सफाचट कर डालती है। अरे समोसे खा के तो मजा आ गया, अब क्या बनाए? एक काम करते हैं, ब्रेड आमलेट बना लेते हैं, वो तो हमें बनाना आता है। हाँ, वही बनाते हैं, चल। फिर सोना और मोना ब्रेड आमलेट बनाने लगते हैं। तभी मोना के पेट में दर्द शुरू होता है। उई माँ, पेट काफी दर्द हो रही है। अरे जब से आई हो तब से सॉस भी तो नहीं गए हम लोग, इसीलिए शायद, और रास्ते में भी बहुत कुछ खाए थे, इसीलिए तेरा पेट दर्द हो रहा है। अरे हाँ, और ऊपर से आकर समोसे भी खा लिए, अपने लालच को नहीं रोक पाए। अब लो भूख तो, अब मैं क्या करूँ? अरे बड़ी जोर की सोच भी लग रही है,
क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लग रहा है यही कर दूं। अरे नहीं नहीं मोना, रुक जा, यहाँ मत कर, मैं कुछ देखती हूँ। अरे वो देख, वो क्या रखा हुआ है, कमोड जैसा लग रहा है। वो शौच करने के लिए यहाँ पे रखे होंगे, ताकि किसी का भी अगर रसोई में पेट खराब हो जाए तो इसमें शौच कर सकते हैं। अभी मॉडर्न जमाना है ना, गांव में भी मॉडर्न जमाना हो गया है। सोना और मोना चूल्हे को कमोड समझ लेती है। अरे और रोक नहीं पा रही हूँ, मैं जा रही हूँ शौच करने के लिए। फिर मोना जाती है और चूल्हे में शौच कर देती है कमोड समझकर। शांति मिला। तभी अचानक से सोना के पेट में भी दर्द शुरू हो जाता है। अरे मेरे पेट में भी दर्द शुरू हो गया। अब तुझे देख के लगता है मुझे भी शौच आ गई है, क्या करूँ? तो रुकी क्यों है, जाना तू भी कर लेना उस पे शौच। फिर सोना भी जाती है और उस चूल्हे में शौच कर लेती है। दोनों का पेट खराब हो गया था, अब दोनों को बारी बारी से जाती है और उस चूल्हे में शौच करने लगती है। धीरे धीरे वो चूल्हा फुल हो जाता है शौच से और इधर ब्रेड आमलेट भी तैयार हो जाता है। तभी उसकी सास शिवानी देवी किचन पहुंचती है। अरे बहू कितनी देर हो गई, अभी तक तुम लोगों का खाना बनाना नहीं हुआ है, क्या कह रही हो? अरे हो गया ना माँ जी। अरे वाह वाह, सुगंध तो अच्छी आ रही है। तभी सास शिवानी देवी की नजर उस चूल्हे पर जाती है। अरे बहू ये क्या, इतने सारे अंडे फेंक दिए, ऐसे बर्बाद मत कर बहू। अरे माँ जी वो अंडे, अरे चुप कर भांडा फूट जाएगा। अरे ऐसे अंडे बर्बाद नहीं करते बहू, रुक मैं इसका कुछ बंदोबस्त करती हूँ। फिर कुंती देवी आती है, सामने पड़े ब्रेड में से एक ब्रेड का टुकड़ा उठाती है और चूल्हे में जो पीला पीला चीज था उसमें लगाती है। तभी उसमें से बड़ी ही गंदी महक छूटने लगती है। अरे बहू इसमें से गूगू क्यों महक रहा है, कहीं ये शौच तो नहीं? अरे माँ जी हमने सोचा कि यहाँ पर रखे ये वस्तु कमोड है और रसोई में किसी का भी पेट खराब हो जाए तो इसमें बैठकर शौच कर लेते हैं, इसीलिए हम दोनों ने भी इसमें, हमारा भी पेट खराब हो गया था ना इसीलिए। क्या पागल वगल हो गई है क्या, इसमें तुम लोगों ने मिलकर शौच कर ली? ची बहू मैंने शौच छू ली, मैं तो अशुद्ध हो गई। अरे पागल बहू ये कोमोड नहीं है, ये पुराने जमाने का चूल्हा है, इसमें खाना बनाते हैं, हगते नहीं है। ची मैं तो अशुद्ध हो गई। अरे अब जल्दी से इसे साफ कर, मेरा पूरा किचन अशुद्ध हो गया। ये कहते हुए सास शिवानी देवी वहाँ से चली जाती है। अरे सोना मैं कह रही थी ना, हर चमकता चीज सोना नहीं होता और किचन में रखा हर चीज कमोड नहीं होता। लो अब हमने इसमें शौच कर ली, अब इसे साफ करना पड़ेगा। हाँ हमने भी कहाँ सोच लिया कि गांव में इतने मॉडर्न हो गए कि गांव में किचन में ही शौचालय बना दिए। अरे चीची अब हमारे शौच साफ करने में ही हमें घिन आ रही है, ऊपर से हमारा पेट खराब हो गया है, इतना सारा खाना भी खा चुके, हमें समझ के खाना चाहिए था। अब सोना और मोना को भी समझ में आ चुका था कि कोई भी डब्बा जैसा सामान कोमोड नहीं होता है। अब सोना और मोना को खुद के शौच खुद से साफ करने पड़ते हैं। दूसरी सुबह शिवानी देवी अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी उनकी दोनों बहुएं सोना और मोना वहाँ आती हैं चाय लेकर। माँ जी ये लीजिए चाय। अरे बहू कहीं तुमने इस चाय में भी? अरे नहीं माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है, अब हम लोग समझ चुके हैं। अब सोना मोना समझ जाती है इस घर में कैसे रहना है। अब सोना मोना अपने परिवारजनों के साथ सभी को मिलजुल कर खुशी खुशी अपना समय बिताती है। अरे बड़ी जोर की शौच लगी है, क्या करूँ कहाँ करूँ, यही कर देती हूँ। बड़ा मजेदार सिगार है, इसे पीने से तो मन की तृप्ति हो गई। अरे ये क्या गिर गया, सारा सिगार भी बुझ गया सर पर, ये लटलटा सा क्या है? अरे कितनी बदबूदार दुर्गंध है। किशन शादी के बाद पहली बार अपनी बीवी रीतू को लेकर गांव आता है। अरे रीतू ये देखो हमारा घर। तभी बाहर से किशन की बहन निशा आती है अपने भैया को देखकर। अरे भैया आप आए और ये साथ में। अरे हाँ तुम सही सोच रही हो, ये तुम्हारी भाभी रीतू है और रीतू ये मेरी बहन निशा है। अरे भाभी चलिए अंदर चलते। अरे माँ बाबूजी आइए, बाहर आइए, देखिए कौन आए हैं।
निशा की आवाज सुन उसकी माँ कौशल्या और बाबूजी रामलाल घर से बाहर आते हैं। अरे पापा मम्मी देखो भैया आए, साथ में भाभी भी लाए हैं। अरे ये तो बड़ी खुशी की खबर है। अरे बहू चलो चलो घर के अंदर आओ, बाहर क्या कर रही हो। फिर सभी कोई घर के अंदर जाते हैं। सभी कोई घर के अंदर आ जाते हैं। अरे निशा जा जा बहू को उसका कमरा दिखा दे। जा बहू जा, तेरा कमरा ऊपर है। चलो भाभी मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। अरे जाओ रितु तुम जाओ, तब तक मैं माँ बाबूजी के साथ थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ। फिर निशा अपनी भाभी रितु को उसके कमरे की ओर लेके जाती है। और इधर किशन, अरे पापा कैसे हैं आप, और मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। अरे बेटा चल रहा है जैसे तैसे, मैं तो सोचा कि तू भूल जाएगा लाने में। अरे कैसे भूल सकता हूँ, ये लीजिए। किशन अपने पॉकेट से एक पैकेट शिगार निकाल के अपने बाबूजी को देता है। उसके बाबूजी ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन इधर कौशल्या, अरे बेटा किशन ये क्या कर रहा है, तू ही अपने बाबूजी को बिगाड़ रहा है। ये शिगार दे के बाद में जब तू नहीं रहेगा तो इन्हें शिगार कौन ला के देगा। अरे माँ तुम चिंता क्यों करती हो, मैं भिजवा दिया करूँगा, उसकी चिंता तुम मत करो। हाँ हाँ तुम लोगों का तुम ही लोग देख लो, मैं जाती हूँ खाना बैठाती हूँ। कौशल्या देवी वहाँ से चली जाती है। अरे बेटा बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, इम्पोर्टेड है क्या? अरे हाँ बाबूजी इम्पोर्टेड है। मेरे एक दोस्त हैं, वो बाहर काम करते हैं, वो जब जब आते हैं तो मैं उससे मंगवा लेता हूँ। अब वो आएगा फिर मंगवा के आपको भेज दिया करूँगा। चल बेटा तू बैठ, मैं एक बार चेक करके आता हूँ कैसा टेस्ट है। फिर रामलाल शिगार लेकर घर से बाहर चले जाते हैं पीने के लिए। अरे रितु और निशा क्या कर रहे हैं, जाके देख लेता हूँ। इधर निशा रितु को कमरा दिखा रही थी। अरे निशा तुम्हारा घर तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन एक चीज पूछना था, अगर बुरा नहीं मानोगी तो। अरे हाँ हाँ भाभी पूछो ना, बुरा किस बात का मानूंगी। वो घर में कहीं वॉशरूम नहीं दिखा निशा। अरे भाभी अब क्या बताऊँ, हम लोग गाँव में रहते हैं और गांव वालों का कहना है कि शौचालय घर में नहीं बनानी चाहिए, इसीलिए हम लोग अब भी खुले में जाते हैं। क्या खुले में? लेकिन मैं, अरे भाभी कुछ नहीं होगा, एक दो दिन मेरे साथ जाओगी फिर देखना आदत बन जाएगी। निशा और रितु दोनों बातें कर रहे थे, दोनों एक दूसरे के साथ काफी घुल मिल गए थे। तभी किशन आता है। अरे निशा रितु कहाँ हो तुम लोग? अरे भैया आगे चलिए। अरे भैया हम लोग यहाँ थे बालकोनी में, भाभी को बालकोनी खूब पसंद आया। अरे नहीं नहीं बालकोनी नहीं, पूरा घर ही पसंद आया, काफी अच्छा घर है। चलो अच्छा है, तुम दोनों की दोस्ती हो गई। अब रितु बोर नहीं होगी, नहीं तो मुझे कह रही थी वहाँ जाके मैं बोर होंगी। दूसरी सुबह निशा रितु को लेकर बाहर आ जाती है गाँव के रास्ते। अरे निशा तुम्हारा गाँव तो कितना अच्छा है, देखो कितना अच्छा, चारों तरफ हरा हरा, और ये नदियाँ कितनी अच्छी लग रही है। अरे हाँ भाभी गांव ऐसे ही होते हैं। दोनों बातें करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। फिर निशा रितु को एक जगह लेके आती है। अरे निशा हम ये कहाँ आ गए? अरे निशा ये कौन है, किसे लेके आई है? अरे ये मेरी भाभी है, कल ही आई है। अरे निशा ये लोग कौन है? अरे भाभी ये सब गाँव की औरतें हैं, यहाँ शौच के लिए आई हुई है। मैं भी जल्दी से शौच करके आ जाती हूँ, आप यहीं पे रुको, अगर आपको भी लगी है तो चलो मेरे साथ। अरे नहीं 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 मुझे नहीं लगी है, तुम्हें करके आओ, मैं यहीं रुकती हूँ। फिर निशा जल्दी से जाती है शौच करने के लिए और कुछ ही समय में शौच करके वापस आ जाती है। चलो भाभी चलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चले आते हैं। रात का वक्त हो रहा था, किशन सो चुका था और इधर रितु को नींद नहीं आ रही थी, वो इधर उधर घूम रही थी। अरे मुझे तो नींद ही नहीं आएगी, अब मैं क्या करूं? मुझे तो रात में शौच जाने की आदत है, अब मैं उतनी दूर जंगल में कैसे शौच जाऊंगी? घर में शौचालय भी नहीं है, ये तो मैं भूल ही गई थी। गांव में इतना सुंदर घर है लेकिन घर में एक शौचालय नहीं है, अब मैं क्या करूं? रितु इधर उधर घूमती है, सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी नींद नहीं आती है क्योंकि उसे बड़ी जोर की शौच जो लगी हुई थी। तभी वो जैसे तैसे रात काट लेती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है, सभी कोई अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन वापस से रात होती है। किशन अपनी जगह पर सो जाते हैं, लेकिन रितु को नींद नहीं आती है क्योंकि उसे आज भी बड़ी जोर की शौच लगी हुई थी और कल वो शौच भी नहीं जा पाई थी। अरे अब मैं क्या करूं? मुझे बड़ी जोर की शौच लगी है, कल भी नहीं गई थी, आज तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, कहीं तो करना होगा। क्या करूं? घर में तो नहीं कर सकती, अब वहाँ भी नहीं जा सकती, क्या करूं? बालकनी तरफ देखती हूँ, कहीं अगर हो पाए तो यही कर दूंगी। फिर रितु बालकनी की ओर जाती है।
अरे नींद नहीं आ रही थी, क्या करूं, एक सिगार पी लेता हूँ। बड़ा मजेदार सिगार लाया है बेटा, मजा आ जाएगा। रामलाल अपने जेब से सिगार निकालता है और सिगार का मजा लेता है। हाँ, मजा आ गया। उसी वक्त ऊपर रीतु बालकोनी में आती है, इधर उधर देखती है कि कोई तो नहीं है और किसी को देख नहीं पाती है और वही बालकोनी से जाकर शौच करने के लिए बैठ जाती है। अरे जल्दी से शौच कर लेती हूँ, कोई नहीं है और सुबह किसी को पता भी नहीं चलेगी। रीतु जैसे शौच करती है, नीचे रामलाल सिगार पी रहा था, सारा शौच आकर रामलाल के ऊपर गिर पड़ता है। अरे ये क्या है, इतनी ज्यादा क्या गिर पड़ी मेरे ऊपर, सिगार भी बुझ गया। अरे बड़ी गंदी महक रही है, कहीं ये शौच तो नहीं, लेकिन शौच कहाँ से आया, ऊपर से टपका क्या आसमान से, या कोई चिड़िया कर दी इतना सारा शौच। अरे कौन है रे? अरे ये क्या, मेरी शौच कहीं पापा के ऊपर तो नहीं गिर गई? अरे नहीं, जल्दी जाकर सो जाती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा वरना मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। रीतु जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। अरे अब रीतु वापस जल्दी से आ जाती है और किशन के बगल में सो जाती है। क्या करूं, नहाना पड़ेगा लग रहा, बड़ी बदबूदार शौच है, जाके नहा के आता हूँ। नहीं तो अगर भाग्यवान को पता चला कि रात में सिगार पी रहा था तो और झमेला हो जाएगा, इससे बढ़िया चुपचाप जाके नहा के आ जाता हूँ। रामलाल किसी को कुछ नहीं कहता है और चला जाता है तालाब की ओर नहाने के लिए। दूसरी सुबह रामलाल रीतु के कमरे में आते हैं। अरे बहू बहू हो क्या? अरे हाँ बाबूजी, आइए आइए। फिर रामलाल कमरे के अंदर आता है और फिर बालकोनी की तरफ जाकर घूर घूर कर इधर उधर देखता है। तभी इधर से रीतु पूछती है, अरे बाबूजी कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? अरे नहीं बहू, वो जरा सा देख रहा था इधर उधर कि कहीं से कुछ रात में ऊपर से गिरा, तो कहीं यहाँ से गिरा या कहाँ से गिरा कुछ। अरे क्या गिरा बाबूजी? अरे कुछ नहीं, वो एक लकड़ी का टुकड़ा गिर गया था, चोट लगते लगते बचा था। छोड़ो, खैर कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। ये कहते हुए रामलाल वहाँ से चले जाते हैं और इधर रीतु, अरे ये क्या हो गया, कल रात को जो गलती हो गई अब दोबारा हुई तो मैं पकड़ी जाऊंगी। नहीं कुछ तो करना होगा, नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा। दूसरे दिन से रीतु निशा के साथ सुबह सुबह आ जाती है शौच करने के लिए नदी किनारे और जाकर शौच करने के लिए बैठ जाती है। थोड़ी सी दिक्कत होती है लेकिन शौच कर लेती है। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। हर सुबह रीतु भी निशा के साथ आ जाती है यहाँ शौच करने के लिए और सुबह सुबह रीतु की भी शौच हो जाती है। अब ऐसे ही दिन बीतते हैं। रात के वक्त रीतु और उसका पति किशन दोनों बालकोनी में आते हैं और सुनहरे मौसम का आनंद उठाते हैं। और वहीं नीचे रामलाल भी बीच बीच में आकर रात को सिगार पीता है अपनी पत्नी को न बताकर, लेकिन अब से कोई शौच और नहीं गिरती है और ऐसे ही खुशी खुशी जिंदगी आगे बढ़ने लगती है। और वक्त बीतने के साथ साथ वो वक्त भी आ जाता है जब किशन और उसकी बीवी रीतु गांव से शहर की ओर वापस चले जाते हैं। सभी का मन तो उदास होता है लेकिन वापस से अपनी जिंदगी ऐसे ही धीरे धीरे कटने लगती है। लेकिन मयंक की पत्नी सविता इस मामले में मयंक से बिल्कुल ही अलग है। वो अपनी ननदों का जितना बुरा कर सकती है उतना बुरा करती ही रहती है और अपनी ननदों पर हुक्म भी चलाती है। करिश्मा, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया? तुम्हारे भैया को ऑफिस जाने में देर हो रही है। हाँ भाभी, बस अभी बनाती हूँ। करिश्मा, तुम ये ढीलापन छोड़ दो, कल को पराये घर जाना है। वहाँ अगर तुम इस तरह से काम करोगी तो लोग क्या कहेंगे कि माँ ने और भाभी ने कुछ सिखाया नहीं। और तुम्हारी दोनों बहनें कहाँ हैं? अब रेशमा मार्केट गई है और मनीषा सो रही है। क्या? सुबह के 8 बज रहे हैं और ये महारानी अभी भी सो रही है? ये कहते हुए सविता अपनी सास दुर्गा देवी के पास जाती है। माँ जी, देख रही हो अपनी बेटियों के तौर तरीके? क्या हुआ बहू, सुबह सुबह क्या कर दिया मेरी बेटियों ने? अरे एक तो अभी अभी उठकर किचन में गई है, दूसरी सुबह सुबह बाहर चली गई और तीसरी अभी तक सो रही है। क्या करूं मैं इन तीनों का, मैं तो परेशान हो गई हूँ। जाकर उठा उसे और रेशमा से मैं बात करती हूँ।
सविता सीधा मनीषा के कमरे में जाती है और उससे कहती है, महारानी जल्दी उठो, सूरज सर पर आ गया है। भाभी थोड़ी देर और सोने दो ना, मैं रात को लेट सोई थी। वो क्या है ना, यूनिट टेस्ट चल रहे हैं। शराफत से उठती है या नहीं, या फिर पानी की भरी बाल्टी डालूं तेरे ऊपर? नहीं भाभी, मुझे बिस्तर में नहीं नहाना, उठती हूँ मैं। मनीषा जल्दी से उठकर बाथरूम में चली जाती है। सभी आराम से बैठकर नाश्ता कर रहे होते कि तभी रेशमा बाजार से हाथ में सामान लिए आ जाती है। रेशमा को देखते ही सविता उस पर बरस पड़ती है। लो आ गई महारानी, ऐसा भी क्या सामान लाना था जो सुबह आंख मलते ही बाजार की तरफ रवाना हो गई? भाभी कल आप ही तो चीख रही थी कि घर का सारा सामान मुझे ही लाना पड़ता है, घर में किसी को भी किसी काम से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं बाजार जाकर सामान ले आई तो आपको इस बात से भी तकलीफ हो रही है? देख रही हो माँ जी, अपनी बेटी की जुबान कैंची से भी तेज चलती है। और मयंक आप तो कुछ कहेंगे नहीं अपनी लाडली बहन को। रेशमा अपनी भाभी से ऐसे बात नहीं करते, चलो माफी मांगो। भैया मैं क्यों माफी मांगू? आप भाभी से बोलिए ना कि हम पर कम हुक्म चलाया करे। हम इस घर की बेटियां हैं और आपकी पत्नी की ननद है, नौकरानी नहीं। लो कर लो बात, इनकी भलाई के लिए कुछ भी बोलो तो इन्हें बुरा लग जाता है। इस घर में यही इज्जत है मेरी। देख लो माँ जी, आपकी बेटी किस लहजे में मुझसे बात कर रही है। सविता वहां से चली जाती है। मयंक को बहुत गुस्सा आता है, वो भी वहां से चला जाता है। फिर करिश्मा रेशमा को समझाती है, रेशमा तुम्हें भाभी से माफी मांग लेनी चाहिए थी ना। लेकिन दीदी मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मैं माफी क्यों मांगू? हाँ करिश्मा दीदी, रेशमा दीदी जैसे ही घर में आई भाभी ही उन पर चिल्ला रही थी। हाँ मैं मानती हूँ कि गलती भाभी की थी। मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि भाभी ने माँ को तो पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। वो हमारी बात सुनती ही नहीं। मयंक भैया हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, इसलिए उनकी बात का मान तो तुम्हें रखना चाहिए था ना। कोई फायदा नहीं दीदी, कुछ दिनों की बात और है, भाभी उन्हें भी हमारे खिलाफ भड़का देंगी। फिर वो भी माँ की तरह हमारी किसी बात का विश्वास नहीं करेंगे। इसी तरह सविता अपनी तीनों ननदों को किसी न किसी बात पर परेशान करती रहती थी। एक दिन मयंक अपनी तीनों बहनों के लिए गिफ्ट लाया। क्या रेशमा, ये तुम्हारे लिए हार का सेट, रेशमा तुम्हारे लिए सुंदर सी ड्रेस, और मनीषा तुम्हें किताबें पसंद है ना, तुम्हारे लिए किताबें लाया हूँ। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। करिश्मा तुम्हारा नेकलेस कितना सुंदर है, ये भैया कहाँ से ले आए होंगे? मैंने भैया को 3 दिन पहले फोन पर ये डिजाइन दिखाया था और आज भैया ये ले आए। सविता तो अपनी ननदों के गिफ्ट्स देखकर जल गई, और करिश्मा का नेकलेस तो उसे भी बहुत पसंद आया था। अपनी बहनों के लिए कितना अच्छा नेकलेस लेकर आए हैं, मुझे कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया। मैं आज ही ये हार चुरा लूंगी। रात में सविता करिश्मा का हार चुरा लेती है, और इसी तरह उसे अपनी ननदों की जो भी चीज अच्छी लगती वो उसे मांगती नहीं, बल्कि रात के अंधेरे में चुरा लेती। इसी तरह दिन बीतते गए और सविता ने मयंक के दिल में भी उसकी बहनों के लिए नफरत पैदा कर दी। एक दिन मयंक ने करिश्मा और रेशमा के लिए रिश्ता देखा और ये बात उसने घर में सबको बताई। माँ, करिश्मा और रेशमा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, वो लोग कल इन्हें देखने आ रहे हैं, आप और सविता मिलकर सारी तैयारी कर लेना। ये सुनकर करिश्मा और रेशमा खुश हो जाती हैं, लेकिन सविता सोचती है, अगर इन दोनों बहनों की शादी हो गई तो घर और बाहर का काम कौन करेगा? मनीषा तो 1 नंबर की कामचोर है, उससे तो किसी बात की उम्मीद लगाना ही बेकार है। मुझे इस शादी को रोकना होगा। अगले दिन सभी लड़के वालों के स्वागत की तैयारी करने में लगे होते हैं। तभी मयंक अपनी बहनों से आकर कहता है, तैयार हो गई तुम दोनों? देखो दोनों लड़के बहुत अच्छे हैं, मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए तुम उनके सामने अच्छे से बिहेव करना और अपनी भाभी से लड़ने मत लग जाना। करिश्मा, तुम वो नेकलेस पहन लो ना जो मैं तुम्हारे लिए लाया था। भैया मैं बहुत देर से वो नेकलेस ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा। क्या तुमने नेकलेस खो दिया? तुम्हें पता भी है वो कितना महंगा था, तुम कोई काम ढंग से नहीं कर सकती। मयंक गुस्से में वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद लड़के वाले भी आ जाते हैं, वो दोनों बहनों को पसंद कर लेते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। लेकिन सविता के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो पंडित जी के पास करिश्मा की कुंडली लेकर जाती है और उन्हें पैसे देकर करिश्मा की कुंडली बदलवा देती है। जब लड़के वालों के पास करिश्मा की कुंडली जाती है तो वो दुर्गा को फोन करते हैं। बहन जी, हमने करिश्मा की कुंडली अपने पंडित जी को दिखाई थी। आपकी बेटी की कुंडली नहीं बल्कि दोषों का पिटारा है। देखिए, मैं और मेरे पति इन सब बातों में बहुत विश्वास करते हैं।
इसलिए हम आपकी बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करा सकते। इस तरह करिश्मा का रिश्ता टूट जाता है और सभी घर वालों को बहुत दुख होता है। अब कविता सोचती है, चलो करिश्मा का तो रिश्ता टूट गया, अब रेशमा का भी रिश्ता तोड़ना है। क्या करूं? अब सविता आवाज बदलकर किसी अननोन नंबर से रेशमा के होने वाले ससुराल में फोन करती है। हेलो, मैं कौन हूँ कौन नहीं ये आपके लिए जानना जरूरी नहीं, बस इतना सुन लो कि रेशमा का 2 साल से किसी के साथ अफेयर चल रहा है। बस रेशमा का रिश्ता तोड़वाने के लिए सविता का इतना कहना काफी था। अब रेशमा का भी रिश्ता टूट गया। मयंक और दुर्गा देवी ने रेशमा को खूब खरी खोटी सुनाई और उससे बार बार उस लड़के के बारे में पूछने लगी। आप दोनों मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अरे कोई लड़का होगा मेरी लाइफ में तो मैं बताऊंगी ना, जब कोई है ही नहीं तो कहाँ से लाऊं मैं कोई लड़का? तो तेरे होने वाले ससुराल वालों को फोन किसने किया था? माँ मैं नहीं जानती किसने फोन किया था, मैं सच कह रही हूँ। मैं तो पहले ही कह रही थी इसकी लगाम खींच कर रखो, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। आप चुप रहिए भाभी, ये सब आपका ही किया धरा है। अब तीनों बहनों को विश्वास हो जाता है कि ये सब उनकी भाभी ही कर रही है। तीनों बहनें अपनी भाभी को सबक सिखाने के लिए एक वकील कर लेती है और घर में हिस्सा मांगना। देखो भैया, माँ बाप की जायदाद में जितना बेटों का हक होता है उतना ही बेटियों का, इसलिए इस घर के 4 हिस्से होंगे और हमें अपना हिस्सा चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया और तुम इस घर में हिस्सा मांग रही हो? भैया, आप और माँ हम बहनों की कोई बात नहीं सुनते हो और भाभी हमारी शादी नहीं होने देगी क्योंकि उन्हें लगता है कि आप हमारी शादी में ज्यादा पैसा लगाओगे और उन्हें हम जैसी फ्री की नौकरानी कहाँ मिलेगी। तो हम भाभी के साथ तो रह नहीं सकते, हम बहनों को अपना हिस्सा चाहिए। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने भाभी पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए। वो तुम्हारे बारे में कितना सोचती है। हाँ माँ, भाभी हमारे बारे में बहुत सोचती है, दिन रात बस यही सोचती रहती है कि किस तरह से अपनी तीनों ननदों को परेशान करूं और कभी मुझे पढ़ने भी नहीं देती। दोनों बहनों का रिश्ता भी तो इन्होंने ही तोड़वाया है और रात में हमारे कमरे में आकर हमारी चीजें भी चुराती हैं। इसी तरह सविता की तीनों ननदें अपनी बात पर अड़ी रही। अब कोर्ट में तारीख भी शुरू हो गई। जब सविता को लगा कि उसकी तीनों ननद इतनी आसानी से नहीं मानने वाली, तो उसने अपने पति और सास को सारी सच्चाई बता दी और अपनी तीनों ननद से माफी मांगी। मयंक और दुर्गा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। अब सविता खुद करिश्मा और रेशमा के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढती है और उनकी शादी करवाती है।